जी मुझे बताइएगा एनी कंफ्यूजन्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्लासेस ओवर द वीक। आप लोगों ने जो रिवीजन वगैरह की होगी या कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है स्टार्ट में वो एड्रेस करते हैं और उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। जी प्लीज एनी कंफ्यूजन्स इफ यू डोंट हैव तो ये भी बता दीजिएगा ताकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी 1 वीक पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड बिकॉज हम लोगों का सिलेबस आई होप इसी वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो नेक्स्ट वीक होगी और उसके बाद आप लोगों का 15 से पहले पहले मॉक हो जाएगा। मैं 1 मिनट कैलेंडर पे देख लूँ बिकॉज आई हैव टू evaluate द मॉक टेस्ट एज वेल और मैंने उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है। आई हैव टू assess each and every paper carefully। आप लोगों का हाँ जी 14 सितंबर को यू विल हैव योर मॉक टेस्ट। ठीक है अभी आप लोगों को प्री इन्फॉर्म कर दिया है। कीप योर प्रिपरेशन साइड बाय साइड उससे रिलेटेड रखें बिकॉज आई हैव टू एवेल्युएट दोज केयरफुली और मेरे पास फिर उसके बाद ऑलमोस्ट सिर्फ 1 वीक होगा उसको एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है लैंड यूज प्लानिंग जी लैंड यूज प्लानिंग की मैंने बुक भी आप लोगों के साथ शेयर की है और लैंड यूज प्लानिंग मैंने आप लोगों को वैसे भी साथ साथ बताया है कि लैंड यूज प्लानिंग क्या होती है। लेकिन लैंड यूज डिफाइन करते हैं। आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस या कोई स्पेसिफिक चीज पूछनी है आपने वो पूछे। अच्छा लैंड यूज प्लानिंग होती बेसिकली ये कि आप लैंड का यूज डिफाइन करते हैं कि क्या ये आई टोल्ड अबाउट द पहले मैं आप लोगों को वही सबको बता दूं रिकॉर्डिंग में ये अवेलेबल भी होगा एक दफा आप फिर से इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट जो मैंने बात की मॉक टेस्ट से रिलेटेड यू विल हैव योर मॉक टेस्ट ऑन 14 सितंबर। ठीक है 14 को आपका मॉक टेस्ट होगा। उससे उसके बाद अब मैं जो नेक्स्ट बात कह रही हूँ लैंड यूज प्लानिंग जो है और लैंड यूज क्लासिफिकेशन पॉलिसी दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। पहले केयरफुली ये बात सुने कि लैंड यूज क्या होता है। लैंड यूज होता है कि आप लैंड का डिटर्मिन्ड यूज फाइनलाइज कर देते हैं मास्टर प्लान के अंदर। ठीक है और लैंड यूज क्लासिफिकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कोई चीज इंप्लीमेंट हो रही है दैट मीन्स कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होगी वो प्रॉपरली वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो लैंड यूज को डिफाइन करना उसकी क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना इज वेरी एसेंशियल। ठीक है वो लैंड यूज क्लासिफिकेशन जो है या लैंड यूज पॉलिसी जो है वो ऑलमोस्ट ये आपस में चीजें लिंक करती हैं। मास्टर प्लान किसका ओल्ड एंड न्यू मास्टर प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए ओल्ड एंड न्यू मास्टर प्लानिंग वो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सिटीज हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लाहौर का मास्टर प्लान प्रीवियसली क्या था अब क्या है। फिर मैंने आप लोगों को कहा इस्लामाबाद का इनिशियल लेवल पे जब मास्टर प्लान प्लानिंग हुई थी उसकी तो वो क्या थी और अब सीडीए की डेवलपमेंट जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है। ठीक है उसमें स्लम्स की भी डेवलपमेंट हो जाती है। आज हमने स्लम्स को भी एड्रेस करना है स्क्वाटर सेटलमेंट्स आप लोगों को ये चीजों का आइडिया होगा। टर्म्स आप लोगों ने यही यूज करनी है पेपर में। इसके अलावा रैंडम टर्म्स कोई ना यूज करे पेपर में। ठीक है आप लोगों ने जो स्पेसिफिक जार्गन्स होते हैं ना टर्म्स होती हैं पेपर के अंदर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की होती हैं वो लाजमी पेपर में लिख के आनी है। जैसे अगर स्लम्स है स्क्वाटर सेटलमेंट्स है अर्बन स्प्रॉल है तो वही टर्म यूज होगी। उसके अलावा आपने तीसरी कोई बात नहीं करनी कोई और लेमैन टर्मिनोलॉजी वहां पे नहीं लिखनी। ठीक है तो न्यू और ओल्ड जो है वो वही क्लासिफिकेशन है जो हम ग्रेजुअली डिस्कस कर रहे थे हर सिटी की और स्पेशली हमें मेगा सिटीज का मेनली पता होना चाहिए। अच्छा जी फर्स्ट ऑफ ऑल
लेट मी जस्ट टेल यू रिगार्डिंग दिस। हमने लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर जो है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है और उससे रिलेटेड लाजमी सवाल आता है, ये देखिए ये वाले पार्ट हमारे कवर्ड हैं और इनमें से 2 सवाल लाजमी आ जाते हैं। यस, मॉक ऑन 14 सितंबर, इनमें से लाजमी 2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का पार्ट था जो कवर हो चुका है। 2 या 3 सवाल आते ही हैं इसमें से। अब नेक्स्ट पार्ट हम कवर कर रहे हैं जिसके अंदर दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग हाउसिंग, कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई टोल्ड यू, बार बार मैं वही बात बता रही हूँ, टाउन प्लानिंग को 3 चीजों से रिलेट करें, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल। ठीक है, यही 3 चीजों के ऊपर आपका पूरा सिलेबस की कॉन्फ़िगरेशन है। 2 या 3 सवाल इनमें से आ ही जाते हैं। अर्बनाइजेशन से तो लाजमी सवाल आता है, ये जो हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, इसमें से रिलेटेड लाजमी 1 या 2 सवाल तो अर्बनाइजेशन से ही रिलेटेड आ जाते हैं। बाकी जो आपके ये बाकी डायमेंशन हैं उससे रिलेटेड भी 1 सवाल आ ही जाता है। ठीक है, बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं इनसे रिलेटेड भी 1 सवाल आता है, लेकिन इससे रिलेटेड हो सकता है 2 सवाल आ जाए, तो इट डिपेंड्स। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर हाउसिंग, कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब ये वही वाली चीजें हैं कि हाउसिंग कम्युनिटीज किस तरह से डिफाइंड है, हाउसिंग की शॉर्टेज है और उसका क्या, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। द नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज पब्लिक पॉलिसी, अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट। अच्छा, ये 2 चीजें जो हैं ये हमने साथ साथ पढ़ी भी हैं। पब्लिक पॉलिसी एंड अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट। अर्बन डिजाइन के आप लोगों को डेफिनेशन पता है, मैनेजमेंट के टूल्स में साथ साथ आप लोगों से डिस्कस करती आ रही हूँ। स्टार्ट से हमने मैनेजमेंट के टूल्स डिस्कस किए हैं। Then when we were discussing the first chapter, I told you that we will be relating this chapter here as well. अब आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक से रिलेटेड या पॉलिसी एनालिसिस से, पॉलिटिकल साइंस से, अर्बन डिजाइन से लिंकेज क्या है टाउन प्लानिंग की। आई होप कि सबको पता है। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात हो रही थी और हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर काफी इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस भी किया था, लिंकेजेस को भी पढ़ा था। और उसके बाद हमने, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्विंग सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बताया था टॉप बॉटम अप्रोच, कम्युनिटी से रिलेटेड, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड। दूसरी मैंने बताई थी बॉटम टॉप अप्रोच। ठीक है, तो ये भी चीजें इसी से लिंक करती हैं। इसके अलावा कम्युनिटी इंगेजमेंट भी इसी से लिंक करती है। अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों को बार बार बात बताई कि कम्युनिटी इंगेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। और अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट में जो हमने बाकी टूल्स पढ़े थे, जिसमें अर्बन रीजनरेशन पढ़ा था, ठीक है, अर्बन रीडेवलपमेंट पढ़ा था, वो भी इसके साथ ही लिंक करते हैं, उसको भूलिएगा नहीं। याद है ये बातें? जी। मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए खामोश हुई थी कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को याद है वो वाली बातें, क्योंकि आज हमने वही बातों को फिर से लिंक करना है। एंड नाउ यू विल एनालाइज कि जब हम लोग ये चैप्टर 8 तक बात कर रहे हैं तो कितनी चीजें आपस में लिंकिंग हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज ओवरलैपिंग है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था टॉप बॉटम और बॉटम टॉप अप्रोच, 2 चीजें बताई थी। कम्युनिटी इंगेजमेंट, एक टर्म थी कम्युनिटी इंगेजमेंट, मैंने आप लोगों को कहा था अर्बन डिजाइन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने आप लोगों को अर्बन डिजाइन से रिलेटेड अर्बन रीजनरेशन बताया था, अर्बन रीडेवलपमेंट बताया था। फिर हमने जेंट्रिफिकेशन की भी साथ ही बात की थी, वो भी इसी के अंदर आ जाती है। देन वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स या पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस में वही वाली चीज, yes, community will tell the problem and it will be designed according to the norms and the values of that area. और मैंने आप लोगों को बताया था वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट हो सकती, ना अर्बन डिजाइन में ना अर्बन प्लानिंग में।
ठीक है, ये सारी इसी की पॉलिसी का पार्ट है। वन साइज फिट ऑल नहीं हो सकता। जो पॉलिसी लाहौर में अप्लाई होगी वो पॉलिसी किसी और सिटी में अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, कराची का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के लोगों की उस तरह की जो सोशल सेटअप है उनका वो डिफरेंट है। सारी चीजें जो हैं वो इन पे डिपेंड करती हैं। यस, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अब इससे रिलेटेड ये आप लोगों का पास्ट पेपर एनालिसिस है, और पास्ट पेपर्स में भी आप लोगों से बार बार सेटलमेंट से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस आते हैं। और हाउसिंग के अंदर भी इस्लाम स्क्वेटर सेटलमेंट को कच्ची आबादी भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, हम उसके और भी टर्म्स को देख लेते हैं, एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। देख लें, यहाँ पे अर्बन रीजनरेशन का क्वेश्चन है, अर्बन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लिंक अर्बन विद इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी। ठीक है, वो सीबीडी जैसे हमने पढ़ा है वो यहाँ पे भी लिंक करता है, उसको आइसोलेटेड नहीं सोच के बैठ जाना। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट दोनों चीजें लिंक्ड हैं। हमने क्या बात की थी कि न्यू पेडेस्ट्रियनिज्म जैसे है या न्यू अर्बनिज्म जैसे है, वो लोगों की अप्रोच में वॉकेबल डिस्टेंस में सारी चीजें हों, तो इकोनॉमी के अंदर भी रोल प्ले होता है। अर्बनाइजेशन जैसे है या रूरल अर्बन माइग्रेशन है, वो सारी चीजें इकोनॉमी के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करी, हमने तब ये वाली बातें भी डिस्कस की थी। सो लिंक ऑल दोज एस्पेक्ट्स व्हेन वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर एज वेल। ठीक है, उन चीजों को भूलना नहीं है, उन चीजों को यहाँ पे मेंशन जरूर करना है। तो आप लोगों ने इसको इंटरलिंक करके आंसर्स को सॉल्व करना है, इसको अलग अलग समझ के नहीं सॉल्व करना। ठीक है, अब हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, लो एंड मिडिल इनकम, ठीक है, ये हम सारी चीजों को आज डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द हाउसिंग कम्युनिटीज। अब देखिए, हाउसिंग कम्युनिटी, हाउसिंग जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल नीड है। जब हम कहते हैं तीन एसेंशियल्स हैं, तो लोगों के एसेंशियल्स में एक तो फूड है, एक शेल्टर है, ठीक है, और एक क्लोथिंग है। उसके अंदर से शेल्टर जो है दैट इज हाउसिंग। लोगों को शेल्टर की जरूरत है, दे नीड अफोर्डेबल एरियाज टू लिव इन। अब उसके अंदर क्या है कि हाउसिंग जब डेवलप होती है तो यहाँ पे उनकी उसकी कॉस्ट लिखी हुई कि कॉस्ट कौन कौन सी चीजों की क्या क्या आती है। एक है डिजाइन की कॉस्ट, एक है लैंड की कॉस्ट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्शंस, कंस्ट्रक्शन। देखिए, इन सारों की इतनी मैसिव कॉस्ट है, और फिर जाके एक घर बनता है। उसके अंदर ये प्रोडक्शन ऑफ द हाउस के अंदर ये डिफरेंट कॉस्ट्स आती हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमें डिजाइन कॉस्ट नजर आ रही है, दूसरे नंबर पे हमें लैंड की कॉस्ट नजर आ रही है। ये दोनों ऑलमोस्ट एक इक्वल भी हैं या एक ज्यादा एक कम, इसी तरह से चल रहा होता है। और बाकी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे डेवलपमेंट होनी है, वो सारी चीजें, फिर उसके कनेक्शंस बिल्ड होने हैं या यूटिलिटीज की जरूरत है, उन सारी चीजों के कॉस्ट होती है। सो दिस इज समथिंग जो कि बहुत कॉस्टली होता है और लोगों के लिए, लोगों की बहुत एसेंशियल नीड है। अब हम देखते हैं कि पॉवर्टी लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन से बिलो लोग रह रहे हैं, और उनके लिए कैसे शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। वो या तो रेंट पे रहेंगे, और अगर देखें पॉवर्टी लेवल से लो है तो वो तो फिर स्लम्स या स्क्वेटर सेटलमेंट्स में रह रहे होंगे। अगर वो उससे थोड़े से अबाव है तो वो रेंट पे रह रहे होंगे। अगर वो उससे अबाव है तो वो अपना घर बनाएंगे, वहां पे रहेंगे। ठीक है, तो ये इनकम के ऊपर ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर कि हाउसिंग एक्सपेंडिचर और इनकम के साथ लिंकेज क्या है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन। अब मुझे बताएं पाकिस्तान का कितने लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, और ये भी बताएं कि व्हाट इज द एवरेज इनकम। पॉवर्टी लाइन से बिलो कितने लोग हैं पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सर्च करके बता दें। डायग्राम में एक्सप्लेन कर देती हूँ एक दफा, ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ना इसको जरा सर्च करके बताएं, कितने लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि एवरेज इनकम क्या है। वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल ठीक है। ओके, यूजिंग द लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी रेट, दिस इज परफेक्टली फाइन। ये जो आपने कोट किया है यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू कैन कोट इन योर पेपर एज वेल। ठीक है, जब आप पॉवर्टी की बात करते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं कि पॉवर्टी लाइन का ये इशू है।
और परसेंटेज की रेंज आप लोगों ने बताई है, इस तरह से भी आप बता सकते हैं, लेकिन सब्सटैंशिएट विद अ रेलेवेंट एग्जांपल विद अ रेलेवेंट रिसर्च, जैसे वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इन्होंने कोट किया है, दैट इज फाइन, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि पॉवर्टी लेवल जो है उससे क्या लिंकेज है। अब मैं आप लोगों को एक दफा फिर से डायग्राम बता रही हूँ। देखिए, हाउसिंग एक्सपेंडिचर और इनकम, लोगों की इनकम और हाउसिंग का एक्सपेंडिचर क्या है। एक तो हमारे पास बात आती है कि पॉवर्टी लेवल से बिलो लोग हैं, वो कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे स्लम्स में, स्क्वाटर सेटलमेंट्स में। ठीक है, जो पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं वो स्लम्स या स्क्वाटर सेटलमेंट्स में रह रहे होंगे, जो उससे अबव है वो रेंट पे रह रहे होंगे, जो उससे और अबव है वो क्या कर रहे होंगे, वो अपना घर बना रहे होंगे और वहां रह रहे होंगे। ठीक है, अब मैंने ये वाली दूसरी बताई थी, दिस वाज रिगार्डिंग द कॉस्ट। कॉस्ट है डिजाइन की, लैंड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्शन की, कंस्ट्रक्शन की, इन सारी चीजों की कॉस्ट है जो घर बनाने के टाइम पर प्रोडक्शन ऑफ अ हाउस में आ रही हैं। दीज आर द टू डायग्राम्स आई वाज एक्सप्लेनिंग। ठीक है, अब आगे आ जाएं कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट है। वर्ल्ड बैंक की जो ये रिसर्च है, यू कैन कोट दिस इन योर पेपर, पॉवर्टी लेवल को अगर आपने मेंशन करना हो। अब देखिए, ये जो पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में बैकलॉग है हाउसिंग का, दैट इज अराउंड 10.3 मिलियन मार्क। बैकलॉग होता है शॉर्टेज। ठीक है, पाकिस्तान में हाउसिंग की शॉर्टेज है और वो 10.3 मिलियन के मार्क को रीच कर रही है। ये जो पाई चार्ट, सॉरी, बार चार्ट बना हुआ है ना सामने, इसको जरा देखिएगा, दिस वन। रिक्वायर्ड हमारे पास हाउसिंग की ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान का ये है, रूरल का और अर्बन की सेग्रीगेशन हुई भी है। अब हम अगर देखें तो हमारे पास अवेलेबल ये हैं और बैकलॉग ये, दैट मीन्स कि शॉर्टेज ये वाली है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो बैकलॉग निकल आता है। बेसिकली ये जो डायग्राम है आपको हाउसिंग नीड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान के बारे में बता रही है। ठीक है, और ये जो समरी है, जो मैंने ये वाला बात आप लोगों को बताई 10.3 मिलियन, ये आप लोगों को इस जगह पे नजर आ रही है, ये वाली। ठीक है, 10.3 मिलियन के मार्क को टच कर रहा है हाउसिंग बैकलॉग इन पाकिस्तान। सो रूरल अर्बन सेग्रीगेशन अगर आप बिल्कुल ऑल ओवर याद रखना चाहें तो दैट इज ऑल्सो फाइन। पेपर में यू कैन मेक अ चार्ट लाइक दिस जब हाउसिंग का क्वेश्चन आए। अब लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ना, ये कंसर्न सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अभी हमने पाकिस्तान की बात की है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये वाली चीज चल रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बात मेंशन है, वर्ल्ड वाइड इट इज बिकमिंग अ ग्लोबल क्राइसिस। ठीक है, 1.6 बिलियन पीपल, 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी लैक द एक्सेस टू द हाउसिंग एंड बेसिक सर्विसेज। अब जब उनके पास बेसिक सर्विसेज नहीं होती या हाउसिंग की प्रोविजन नहीं होती तो पब्लिक हेल्थ के इश्यूज आते हैं लोगों को। वहां पे वो फिर प्रॉपर पब्लिक हेल्थ के इश्यूज आएंगे तो क्या होगा, आपके जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी नहीं होगी, वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो आपके पास वो जो पॉपुलेशन है ना वो लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये बेसिक सर्विसेज होनी, लोगों के पास हाउसिंग फैसिलिटी, शेल्टर की फैसिलिटी प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। तो ये यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये सारा कुछ। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर दिस। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये वाली चीज है और ये प्रॉब्लम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड चल रही है। अब दो टर्म्स होती हैं, एक हम कहते हैं लो कॉस्ट और एक होती है अफोर्डेबल हाउसिंग। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, जो लोग इस चीज के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं ना करते, जिन लोगों को लगता है दोनों चीजें सेम है, वो ना 2023 का पेपर निकाल के देखें। उसके अंदर उन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग का अलग सवाल किया हुआ, अफोर्डेबल हाउसिंग का अलग सवाल किया हुआ, एक ही पेपर में, और उसके अंदर आप एक ही जवाब नहीं दे रहे। इसके अंदर यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट आंसर फॉर बोथ ऑफ दीज। अब लो कॉस्ट हाउसिंग का टारगेट इनकम ग्रुप क्या है? लो कॉस्ट हाउसिंग का टारगेट इनकम ग्रुप है जिनका वेरी लो इनकम के इंडिविजुअल्स हैं, जो वेरी लो इनकम, ठीक है, या फैमिलीज हैं। लेकिन जो अफोर्डेबल है ना, उसके अंदर क्या है कि मिडिल इनकम हाउस होल्ड है। अब ये लो इनकम की बात हो रही है और ये मिडिल इनकम की बात हो रही है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसी तरह इनकम एलिजिबिलिटी ये भी इसी से लिंक्ड है। अगर हम बात करें ना फर्दर उनकी एक्सेसिबिलिटी की, तो एक्सेसिबिलिटी में भी हम यही वाली चीज देखते हैं कि प्राइमरी टारगेट जो है एट द मोस्ट इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वही होंगे जो कि वेरी लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो हमने वो देखा है ना ये वाला चार्ट, जिसके अंदर उन्होंने लेवल्स डिफाइन किए हैं।
एक्सपेंडिचर और उनकी उससे वो दोनों जो फैक्टर्स हैं उससे उन्होंने वो जो चार्ट आप लोगों को मैंने दिखाया वो बेसिकली इसी चीज के लिए दिखाया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, जिसमें लो इनकम ये लो कॉस्ट हाउसिंग होगी और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग होगी। ठीक है, अब देखें इससे रिलेटेड देयर आर मल्टीपल प्लानिंग्स जो कि पाकिस्तान में हो चुकी हैं और होती रही हैं ग्रेजुअली। हमें लगता है कि पाकिस्तान में इन ऐसे कम्युनिटीज को एड्रेस नहीं किया गया, बट देयर वर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि किए गए और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया। अभी जैसे 2022 के फ्लड्स आए तो तब भी शेल्टर की प्रोविजन दी गई। अब शेल्टर इज समथिंग डिफरेंट, हाउसिंग इज समथिंग डिफरेंट। तो शेल्टर की प्रोविजन ये है कि वो एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए उनको सिर्फ एक शेड की प्रोविजन दे दी जाती है। दैट वाज अ प्रोजेक्ट अंडर यास्मीन लारी और उनको अवार्ड भी मिला है। यू शुड नो कि उनका क्या काम है। ठीक है, उन्होंने ये वाला जो प्रोजेक्ट था जो 2022 के फ्लड्स के बाद उन्होंने शेल्टर की प्रोविजन की थी और वो उन्होंने इको फ्रेंडली रखे थे। उसके अंदर उन्होंने बैम्बूज का यूज और इस तरह के जो इंडिजिनस मटेरियल हैं उनको यूज किया था। सो दिस वाज अ प्रोजेक्ट जो कि अभी रिसेंटली अप्लाई हुआ था। दिस वाज बेसिकली फॉर शेल्टर्स, ये हाउसिंग नहीं थी, शेल्टर्स थे। अब हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम ग्रेजुअली अभी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी समझें कि अफोर्डेबिलिटी होती क्या है। अफोर्डेबिलिटी को डिफाइन करें, ये वाली जो आप लोगों के पास राइट साइड पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसको देखिएगा। द गवर्नमेंट सेज हाउसिंग इज अफोर्डेबल इफ फैमिली स्पेंड्स नो मोर देन 30% ऑफ देयर इनकम टू लिव देयर। अब देखिए हाउसिंग जो है वो अफोर्डेबल कब होगी कि वो अपनी इनकम के अंदर से 30% से ज्यादा वहां पे स्पेंडिंग ना कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्ड का मतलब होता है कि दे आर बीइंग एबल टू पे विदाउट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ये अफोर्ड का मतलब है बेसिक डेफिनेशन। और हाउसिंग जो है वो कब अफोर्डेबल होती है कि लोग जो हैं जो उधर रह रहे हैं वो अपनी इनकम में से जो उनकी स्पेंडिंग है वो ज्यादा से वो 30% से ज्यादा ना हो रही है, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में आएगा। अगर हम देखें कि अफोर्डेबल हाउसिंग के इश्यूज क्या हैं, तो इश्यूज मैंने जैसे अभी आप लोगों को एड्रेस किया कि इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट होगी तो कितना अल्टीमेट रीजन क्रिएट हो जाता है और वो लाइबिलिटी बन जाती है कॉम इंस्टेड के वो हमारे लिए एसेट हो। वो जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट हो, अगर पब्लिक हेल्थ उसकी अच्छी नहीं होगी तो वो तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो वो लाइबिलिटी कैसे कि पब्लिक हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड दैट इज एन इशू जिसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है। इसी तरह से देर आर मेनी पीपल वी सी के जो होमलेस हैं और वो स्ट्रीट्स पे अपना टाइम गुजार रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें पता है कि डिमांड ऑफ हाउसेस जो है वो हमारे पास हमारी मीट नहीं हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया 10.3 मिलियन का बैकलॉग है पाकिस्तान में। एंड देन द ग्रोइंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है, लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं, रिच एंड पुअर के दरमियान जो डिफरेंस है वो ब्रिज नहीं हो सकता, इतना गैप क्रिएट हो जाता है। वो हम इन चीजों से ओवरकम कर सकते हैं। देर आर मेनी स्ट्रेटजीज टू ओवरकम दीज थिंग्स। एक बैलेंस, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए वी नीड टू डू दीज थिंग्स, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रोविजन होगी। पब्लिक हेल्थ देखें, पब्लिक हेल्थ पे कैसे इंपैक्ट होता है। देयर आर रीजंस। सबसे पहले तो ये कि अगर तो उनके पास शेल्टर नहीं है, दे विल बी लिविंग ऑन स्ट्रीट्स और इन स्लम्स और इन स्क्वाटर सेटलमेंट्स। जब वो वहां रह रहे होंगे वहां पे ना उनके पास प्रॉपर शेल्टर है, ना प्रॉपर यूटिलिटीज है, ना उनके पास खाने की प्रोविजन है, ना उनके पास पानी साफ है। जब वो सारी चीजें गलत उनके पास पहुंच रही हैं, सारी साफ सुथरी नहीं है, उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। दे विल मोस्ट ऑफ देम वो बीमार होंगे। जब वो बीमार होंगे दे विल बिकम अ लाइबिलिटी फॉर द नेशन, क्योंकि वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे अब। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात है दैट इज द प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू द अफोर्डेबल हाउसिंग इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं।
जो मैंने अभी आप लोगों से पूछा था ना, उस फैक्ट को तो साथ नोट कर लें, लेकिन यहाँ पे जो ये फैक्ट लिखा हुआ है इसको भी जरा देखिएगा। एवरेज पर्सन की सेविंग जो है वो 1500 रुपीज है, ठीक है। और एंड द एवरेज 80 स्क्वायर यार्ड प्लॉट कॉस्ट कितना, 700,000 के करीब। और उससे क्या होता है कि उसको 40 साल लग जाएंगे बिफोर वन कैन अफोर्ड सच अ प्लॉट। अगर इस तरह का बंदा प्लॉट लेना चाहे और उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहे तो फिर तो उसको 40 साल लग जाएंगे, पूरी जिंदगी गुजर गई उस, अब वो कैसे करेगा? तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो करंट हाउसिंग क्राइसिस जो है वो ये चीज है बेसिकली। दिस इज द समरी ऑफ दैट हाउसिंग क्राइसिस जो कि क्रिएट हो जाता है। और पॉवर्टी जो है ना, दैट इज अ विशियस साइकिल, और वो इसी वजह से फिर चलती रहती है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम द अदर जनरेशन टू अनदर, ठीक है। अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस कैन वी गिव? सॉल्यूशंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे पास आती हैं डिफरेंट। मैं आप लोगों के साथ केस स्टडीज भी अभी शेयर करती हूँ, जैसे चाइना की है या इंडिया की है, उन्होंने कैसे इन चीजों को ओवरकम किया। एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर वी नीड पब्लिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इट कैन बी एड्रेस्ड यूजिंग द पब्लिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके थ्रू हम डिमांड जो साइड है ना मार्केट की, वी विल एनालाइज दैट। और जो फाइनेंशियल बेंचमार्क हैं विदाउट विच द हाउसिंग इज नॉट अफोर्डेबल, उसको हम रीच करें किसी तरह। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो पब्लिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इज वन सॉल्यूशन। द नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन जनरल। मतलब लोगों को अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, उनकी स्किल डेवलपमेंट में काम करें, दैट विल बी अ पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, आजकल ऑनलाइन सर्विसेज की फैसिलिटी है, या उनके एम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर हमने कंट्रीब्यूट करना है। जिस तरह से यूथ प्रोग्राम्स आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में, वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इवन देन सारे जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन नहीं हो पाते। सप्लाई डिमांड फिनोमेना, सप्लाई डिमांड तो है लेकिन अफोर्डेबिलिटी उससे लिंक नहीं ना करती सप्लाई डिमांड से। लोग उन सप्लाई हो और डिमांड भी हो, लेकिन उनके पास अफोर्डेबल फैसिलिटीज ना हो, देन उनके पास वो नहीं है ना, प्रोविजन ही नहीं है उस चीज। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनका सप्लाई डिमांड फिनोमेना है, दैट विल बी लिंक्ड है, ठीक है। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो कि अभी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल्स बताऊंगी। द फर्स्ट वन इज बैंकिंग और मॉर्गेज की फैसिलिटीज होती हैं जो कि प्रैक्टिस की जाती है इंटरनेशनली भी। उसके अंदर वो क्या करते हैं, कोई सब्सिडी आपको दे देते हैं या मॉर्गेज की फैसिलिटी देते हैं, तो उसके अंदर यू कैन अप्लाई दिस फिनोमेना एज अ सोल्यूशन टू द अफोर्डेबल हाउसिंग। तो लोग जो हैं वो या तो लोन ले लेंगे बैंक से, ठीक है, तो उनकी वो जो फैसिलिटी है उस टाइम के लिए वो पूरी हो जाएगी और ग्रेजुअली वो उसको पे बैक करते रहेंगे। इसी तरह से टैक्स और रेगुलेटरी जो मेजर्स होते हैं वो भी इसी में अप्लाई होते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल है वो भी इसी में। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज द हाँ जी, अलाउंस स्ट्रैटेजी एक होती है, ये भी इसी तरह की है। जैसे मॉर्गेज फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, उसी तरह से एक अलाउंस स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि लोगों के पास एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग शेल्टर हो सके, वो अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्शन में रख सकें। अब मैं जो आप लोगों से कह रही थी ना, देयर आर सर्टेन केस स्टडीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस, तो वो एक चाइना की केस स्टडी है। उन्होंने इस मॉडल को कैसे अप्लाई किया, क्योंकि वहां पे भी पॉपुलेशन इज वेरी, वो पॉपुलेशन उनकी बहुत ज्यादा है लेकिन उनके पास उस तरह के अफोर्डेबल हाउसिंग की फैसिलिटीज नहीं थी। उन्होंने फ्री मार्केट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन उन्होंने वहां पे पोटेंशियल परचेजर्स देखे थे। और देखें, जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे भी इंडिया में भी लिखा हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन। लेकिन चाइना में उन्होंने मॉर्गेज पेमेंट्स का सिस्टम किया था। इसी तरह से उनका वहां पे हाउसिंग प्रोवाइडेंट फंड है HPF, और उस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने नेशन वाइड ये वाली चीज इंप्लीमेंट की थी, जिसके थ्रू वो फंड प्रोवाइड करते थे, हाउसिंग फंड प्रोग्राम्स होते थे, ठीक है। तो ये बाकी कंट्रीज में भी इंप्लीमेंटेड है, जैसे चाइना में है उस तरह से थाईलैंड और सिंगापुर में। और सिंगापुर की केस स्टडी हम साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की बहुत अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हुई हैं ऑन मेजर लेवल्स। इंडिया के अंदर उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें ना, तो पाकिस्तान वाले ये अप्रोक्सीमेटली हालात हैं कि 32% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उनको अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत सख्त जरूरत है। और उन्होंने
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंपॉर्टेंस दी। इसी तरह से ग्रीन हाउसिंग उन्होंने इम्प्लीमेंट की, और मॉर्गेज जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, दैट इज अनदर सोल्यूशन जो कि यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जो कि अप्लाई किए जा सकते हैं फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोविजन टू द पीपल हु आर लिविंग बिलो दैट कैटेगरी, बिलो द पॉवर्टी लाइन। उनको इस तरह की चीज प्रोवाइड कर दी जाए। जैसे हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं ना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हम सब्सटीट्यूट कर दें, और सोलर पैनल से रिलेटेड सब्सिडीज वगैरह आती हैं या कोई इस तरह की फैसिलिटीज आती हैं, तो ये वाली चीज मैक्रो लेवल पे इंप्लीमेंट होती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स आए, जैसे आप लोगों के सामने लिस्ट लिखी हुई है ना, कुरंगी टाउन प्रोजेक्ट कराची, ठीक है, आशियाना हाउसिंग स्कीम, खुदा की बस्ती, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स थे जो कि पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किए गए और ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, और ये थे लो कॉस्ट लो इनकम कैटेगरी ग्रुप्स के लिए। अब ये देखें, ये जो आप लोगों के सामने ये इमेजेस बनी हुई है ना, ये पक्के मकान है, ये उस तरह से कच्चे नहीं है कि उनको शेल्टर हम समझें। दिस इज अ फुल प्लेज हाउस जिसके अंदर लोग रह रहे हैं। ठीक है, इस तरह के हाउसेस थे। कुरंगी टाउन प्रोजेक्ट जो है वो 1958 में इनिशिएटिव लिया गया था। ये कुरंगी टाउन में था, और इसको हम कह सकते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन ऑफ स्क्वेटर सेटलमेंट्स था। अभी हम लोग स्क्वेटर सेटलमेंट्स और स्लम्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका डिफरेंस क्या होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लेकिन ये कच्ची आबादियों को रिहेबिलिटेशन करनी थी और उन्होंने वहां पे उनको इस तरह के घर प्रोवाइड किए। और उसके अंदर क्या था कि इसको ग्रेटर कराची रीसेटलमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। ये 1958 का प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की कंट्रीब्यूशन थी, और अगर हम इसको देखें ना तो इसके अंदर उन्होंने जी कर सकते हैं, जो करंट अफेयर्स की डेवलपमेंट्स है ना, आप कर सकते हैं उसको मेंशन। जैसे इवन प्रीवियसली जब पिछली गवर्नमेंट थी तो प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोजेक्ट चल रहा था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का, तो उस टाइम पे भी उससे रिलेटेड आपके पास पेपर्स में क्वेश्चन भी है। ऑल्दो इट वोंट बी रिपीटेड दिस टाइम, इस तरह का क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होगा क्योंकि वो उस टाइम के करंट अफेयर की डेवलपमेंट थी, तो करंट अफेयर की डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल आ ही जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या था कि इस प्रोजेक्ट को 6 मंथ्स लगे थे, जो कि कमेंसमेंट डेट से उन्होंने उसको सेट, वो जो लोग हैं उनको यहाँ पे लोकेट करना था। इसके अंदर जो बेसिक उनके पास सक्सेसफुल एक चीज थी, जो वो ये थी कि ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हेल्थ सर्विसेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब सारी चीजें हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि लैंड यूज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, ये जरा पॉइंट देखिएगा। सम ऑफ द जो जिनको अलॉट किए गए थे ये वाले एरियाज, उन्होंने क्या किया कि उनको ये वाले प्रोवाइड तो कर दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू मेक मनी उन्होंने उनको सेल किया एंड दे वेंट बैक टू देयर स्लम्स। अब गवर्नमेंट ने तो एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया, लेकिन लोगों ने उसको कैसे पॉजिटिवली हैंडल किया, उन्होंने बस मनी के गर्ज से उस जो उनको प्रोविजन मिली थी उस शेल्टर की, उन्होंने उसको पॉजिटिवली नहीं यूटिलाइज किया एंड दे वेंट बैक टू देयर स्लम्स। सो दिस इज हाउ द पॉलिसीज आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जो लोग हैं दे आर नॉट लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ जी ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि द एजुकेशन फॉर द पीपल इज इम्पोर्टेंट, टू एटलीस्ट टू मेक देम अवेयर इज इम्पोर्टेंट कि उनकी हेल्थ, उनकी सारी चीजें कितनी एसेंशियल हैं और उनके लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो दे वर अनएबल टू अंडरस्टैंड एंड दे वेंट बैक टू देयर स्लम्स। तो ये प्रोजेक्ट था जो कि कुरंगी टाउन का था। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज खुदा की बस्ती। ये 1986 का प्रोजेक्ट है, और आप लोग ना माइंड में एकदम से बैकग्राउंड ले आया करें कि इस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी, क्या हो रहा था, क्या क्या चीजें चल रही थी साथ साथ। तो ये है HTA के अंडर था, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्कीम के तौर पे ये इनिशिएट हुआ था। अब इसके अंदर इन्वॉल्व थे NGOs, पब्लिक सेक्टर एजेंसीज, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पे NGOs और पब्लिक सेक्टर एजेंसीज थी। उसमें वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट थी, जो अभी हमने पिछला पढ़ा, इसमें NGOs की इन्वॉल्वमेंट थी। दिस इज इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्कीम थी। आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, डोंट गो इनटू द डिटेल्स। जो ये था, दिस इज बेसिकली आई थिंक हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर था ये।
ठीक है, एज इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्कीम दैट इट विल बी। अब देखिएगा जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी ना, वो इस तरह से हो रही थी कि डाउन पेमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इसमें, दैट वाज ₹480। ठीक है, डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट था और उन्होंने कहा कि ₹480 जो है वो डाउन पेमेंट है, और उसके बाद क्या होगा, द बैलेंस ऑफ ₹9,140 वॉज टू बी पेड ओवर एन 8 year पीरियड। उन्होंने उसको डाउन पेमेंट और ग्रेजुअल, ठीक है, स्मॉल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसको कर दिया ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। जी मुझे समझ नहीं आई, 460 का क्या? $460 वॉज द अमाउंट, और उन्होंने कहा कि 8 साल के पीरियड के अंदर स्मॉल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप ये वाले पूरे पैसे कंप्लीट कर दीजिएगा, ताकि वो ग्रेजुअली पे भी करते रहें, वहां पे वो रहते भी रहेंगे, और जब वो सारा कुछ कर लेंगे तो फिर उनकी वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। 8 साल के बाद या जब तक उनकी वो इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं होती फिर तब तक उनकी वो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट। तो डाउन पेमेंट का इसमें कॉन्सेप्ट था, इंस्टॉलमेंट्स का कॉन्सेप्ट था। अब एक और था, दिस वाज अंडर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी द कॉस्ट ऑफ 1 room यूनिट, उन्होंने डिफाइन क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 room यूनिट 280 स्क्वायर फीट कवर्ड अरेल वॉज, जो अमाउंट थी वो ये थी, और 2 यूनिट का उन्होंने ये बताया हुआ। ठीक है, दिस इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ द लैंड, और जो पर प्लॉट है उसको सब्सिडाइज कर दिया गया। इसके अंदर आप लोगों को अमाउंट्स और इसकी चीजों में पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग कोई अपने आंसर को, एटलीस्ट आंसर के अंदर जब आपने ये हेडिंग डाल के बात करनी है थोड़ी बहुत, तो एटलीस्ट आप ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स। जी दीज आर सक्सेसफुल, दीज वेर सक्सेसफुल, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए और लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिली। लेकिन यही है कि बैकलॉग तो एग्जिस्ट करता रहा ना, फिर भी वो 100% तो फुलफिल नहीं हम कर सके। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, इम्प्लीमेंट हुई हैं, और अंडर मल्टीपल गवर्नमेंट्स ये वाली चीजें इम्प्लीमेंट होती रही हैं। यू शुड नो के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब पीएचए फाउंडेशन के जो फ्लैट्स हैं उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया, A B C D। और उसके अंदर भी वही जो हमने हायरार्की ऑफ सेटलमेंट पढ़ी थी ना, इसमें भी उन्होंने हायरार्कीज डिफाइन कर दी कि टाइप ए में इस तरह के लोग रह रहे हैं, बी में इस तरह के रह रहे हैं, सी और डी, और उन्होंने वो डिफाइन कर दिया। अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के अंडर था जो पीएचए फाउंडेशन है, एंड दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 फर्दर कैटेगरीज। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो जस्ट अ लिटिल अबाउट ईच एंड एवरी इनिशिएटिव जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती रही। इसी तरह से फिर आशियाना हाउसिंग स्कीम थी, और ये जो है दिस इज लोकेटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मेंशन किया कि अभी भी लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हो रही है रिगार्डिंग द हाउसिंग, तो वो करंट अफेयर्स की है, तो आप लोग अपने पेपर में ऐड करेंगे, दैट मींस यू नो अबाउट दोस डेवलपमेंट जो कि लेटेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बरकी रोड लाहौर पे लोकेटेड है, और इसके अंदर भी द प्राइस ऑफ द फ्लैट स्टार्ट्स फ्रॉम 11,99,000 रुपीज, और इसके अंदर इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स 8,000 रुपीज मंथली उन्होंने डिफाइन कर दी थी। और एक फ्लैट के अंदर क्या है, सिंगल या डबल बेडरूम होगा, ठीक है, और उसके क्या इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स होंगी, और वो ग्रेजुअली विद द पीरियड ऑफ टाइम पे करते रहेंगे। ये चीज थी, और ये दिस वाज डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे ऑन मेरिट, जो डिजर्विंग थे उनको ये चीज प्रोवाइड की जाती थी। देन अगेन वी हैव नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो कि इम्प्लीमेंट हुई थी टू स्ट्रेंथन द पुअर एंड द लो इनकम ग्रुप्स, और इससे भी काफी लोगों को फैसिलिटेट किया गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग जो है वो है कि हमारी हाउसिंग पॉलिसीज आती कौन कौन सी रही हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ना हमारी, दैट इज द नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2001 की। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम यूएन के रूल्स पढ़ते हैं, यूएन की डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ते हैं ना, वो उसके अंदर भी जो शेल्टर की प्रोविजन है ना, शेल्टर फॉर ऑल, ये बेसिक ह्यूमन राइट है और ये सबकी जरूरत है। यू कैन एनालाइज दीज, अगर तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा क्रिटिकली एनालाइज तब तो लाजमी है, लेकिन अगर नहीं कहा हुआ तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, इफ यू वांट टू ऐड दैट बिफोर कंक्लूजन यू कैन ऐड।
ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिकल एनालिसिस भी होता है, पॉजिटिव आप कर सकते हैं उस पर, या आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सकते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आने चाहिए ताकि लोगों की वो जो बैकलॉग है हमारा वो ग्रेजुअली पूरा हो सके। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल है ना, दैट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो UDHR जिसको हम कहते हैं ना, ये उसके अंदर मेंशन्ड है। ये जरूरत है, ये सबकी नीड है। और हमारे पास पाकिस्तान में नेशनल हाउसिंग पॉलिसी है जो कि 2001 की है, जिसके अंदर ये हाउसिंग से रिलेटेड जो हमारी सारी डिस्कशंस हैं वो उसमें हुई नहीं है। हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, 5 ईयर प्लान्स पढ़े थे और उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही थी ना, उसमें भी हाउसिंग रिलेटेड इनिशिएटिव्स तब भी आ रहे थे। अब ये एचबीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को आइडिया है? एचबीएफसी क्या होता है? अक्सर आप लोग बाहर जाएं तो वहां पे एचबीएफसी के ऑफिसेज होते हैं। यस, हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है। ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस जो है ना, बेसिकली ये हाउस और फाइनेंस को अगर आप समझ लें तो बेसिक ये वही वाली बात है। तो ये चीजें हाउसिंग से ही लिंक करती हैं। ठीक है, तो हमने पढ़े थे कि इनिशिएटिव्स कब कब कौन कौन से हुए, 5 ईयर प्लान में कौन कौन से हुए, तो लिंक द 5 ईयर प्लान हेयर एज वेल। हाउसिंग पॉलिसी के अंदर भी ये जो 5 ईयर प्लान है ना, इनको देखिएगा, आप लोगों की इनके साथ भी लिंकेज क्रिएट हो जाएगी। सो व्हाट डू यू हैव टू नो इज द इनिशिएटिव जो कि पाकिस्तान में होते रहे हैं ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम रिगार्डिंग द अफोर्डेबल हाउसिंग। अच्छा, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक डिफरेंस बताया था, हाउसिंग हाउसिंग, फॉर्मल हाउसिंग, इनफॉर्मल हाउसिंग। मैंने आप लोगों को हाउस और शेल्टर के बारे में बताया था। शेल्टर जो है वो जैसे कोई रिफ्यूजीज हैं या वो डिस्प्लेस्ड होते हैं लोग, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे मैंने यास्मीन लारी का प्रोजेक्ट बताया। अभी जो हमने डिस्कस की सारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स थे। और हाउसिंग जो होती है दैट इज बेसिकली जिसमें एक फैमिली रह रही हो या एक इंडिविजुअल रह रहा हो जो कि किसी ना किसी जगह पे लोकेटेड है, प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर एक तरीके से बनी होती हैं, वो हाउसिंग होती हैं। कुछ होती है फॉर्मल, कुछ होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होती हैं जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड होती हैं, उनको हम इनफॉर्मल कहते हैं। जो अनऑथराइज्ड होती हैं उनको इनफॉर्मल कहते हैं। लेकिन फॉर्मल जिसके अंदर प्रॉपर लीगैलिटीज के थ्रू, बिल्डिंग रेगुलेशंस के थ्रू वो रह रहे होते हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग हम अभी डिस्कस करके हैं। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल हाउसिंग में डिफरेंस क्या है। अब आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि स्लम्स और स्क्वाटर सेटलमेंट्स होती है एक चीज। हाँ जी, कच्ची आबादी इनफॉर्मल होती है, बिल्कुल। आई वाज टॉकिंग अबाउट स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों को रिज्यूम करती हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, अब स्लम्स और स्क्वेटर सेटलमेंट्स में डिफरेंस जरा समझिएगा। एक तो ये कि इनके, अगर हम स्लम्स को देखें ना, तो स्लम्स कौन से होते हैं, जो कि फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट। रूरल अर्बन माइग्रेशन हुई, रैपिड अर्बनाइजेशन हुई, लोग आके रहना चाह रहे हैं लेकिन उनको अब समझ नहीं आ रही वो कहाँ रहे, तो वो किसी पेरी अर्बन एरिया में अपनी एरिया बना लेते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रॉब्लम है। अब हमारे पास अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, तो वहां पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया, वो है स्लम्स।
देर इनका जो लीगल स्ट्रक्चर होता है ना, ये लैंड ओनरशिप होती है, वो होती है कि इनके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मोस्टली होती है कि लैंड ओनरशिप इनके पास होती है, लेकिन इनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती। ठीक है, फैसिलिटीज इनके पास नहीं होती, यूटिलिटीज नहीं होंगी, इनके पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, अगर होगा तो वो इतना साफ नहीं होगा। लेकिन जो स्क्वेटर सेटलमेंट्स होती है ना, ये बिल्कुल कच्ची आबादी है, इनके पास ये विदाउट एनी लीगल ओनरशिप रह रहे होते हैं, नो ओनरशिप, नो परमिशन। और फिर जो आ रहे होते हैं ना इंक्रोचमेंट्स को हटाने, वो बेसिकली यही स्क्वेटर सेटलमेंट्स होती हैं, जिन जो इंक्रोच करके बैठे होते हैं, जो बगैर वजह वहां पे रह रहे होते हैं, इनके पास कोई लैंड ओनरशिप नहीं होती। इनको फिर ये होता है कि इनका बस कभी भी कोई भी आ जाएगा और इनको वहां से रिमूव करवा देगा। दोज आर द स्क्वेटर सेटलमेंट। तो स्लम्स जो है उनके पास लैंड ओनरशिप होती है, बट दे डोंट हैव द फैसिलिटीज। ठीक है, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती, ना क्लीन वाटर है, ना सैनिटेशन है, ना यूटिलिटीज हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसमें बाकी गैस की फैसिलिटी आ जाती है। उनके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, और स्क्वेटर सेटलमेंट्स के पास तो कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग इन ऑर्डर टू हैव अ सर्वाइवल। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और इनकी ना टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट यूज होती हैं। जैसे पाकिस्तान में कच्ची आबादी यूज होता है फॉर स्क्वेटर सेटलमेंट्स, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। देर आर डिफरेंट टर्म्स जो कि अलग अलग कंट्रीज में यूज की जाती हैं फॉर दीज टू। तो मैं स्टार्ट में आप लोगों को मैंने इन दोनों टर्म से इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन अब मैंने फॉर्मली आप लोगों को ये बता दिया कि इन दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस जो है वो लीगल ओनरशिप का भी है और फैसिलिटीज का भी है। एक और चीज, यूएन हैबिटेट की अगर हम बात कर लेना, उससे रिलेटेड जब आप लोगों ने अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करना होता है विद रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स, तो यूएन हैबिटेट बहुत अच्छा है। और अभी मैंने आप लोगों से नेशनल हाउसिंग पॉलिसी की बात की थी, उसमें ये दो फैक्ट्स लिखे हैं। एक तो है 74% पीपल लिविंग इन स्लम्स इन पाकिस्तान। ठीक है, यूएन हैबिटेट कहते हैं। और दूसरा ये है कि जो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी है हमारी 2001 की है, ईयर का डिफरेंस देखिएगा, इसमें इसके अकॉर्डिंग 50% पीपल आर लिविंग इन स्लम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज पर्सन पर रूम काउंट इन अर्बन एरियाज इज 3.5 इन इंडिया एंड पाकिस्तान। कि एक कमरे में तकरीबन अगर हम एट एन एवरेज देखें तो 3.5 लोग रह रहे हैं। What are the challenges faced by government in providing housing services? The basic one is the economic challenge. ठीक है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत मेजर चैलेंज है। दो बहुत मेजर हैं, क्योंकि पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, लेकिन वो गवर्नमेंट चली जाती है तो वो पॉलिसी भी कहीं ना कहीं वेग तरीके से दरमियान में ही रह जाती है। दूसरा चैलेंज है हमारे पास इकोनॉमी का। हम हमेशा एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बर्डन में, या हम डेट में रहते हैं, उस वजह से हम अपने बजट को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते और प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो दीज आर द टू मेजर चैलेंजेस जो कि हमारी कंट्री फेस कर रही है और हमारी गवर्नमेंट फेस कर रही है लो इनकम हाउसिंग को। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज वो इसीलिए ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से टेन्योर नहीं कंप्लीट हो पाता हमारी गवर्नमेंट्स का, उस वजह से भी पॉलिसीज जो है वो दरमियान में रह जाती हैं। अब मैं आप लोगों को जो स्टार्ट में कह रही थी ना, दैट यू हैव टू कीप दोस थिंग्स इन योर माइंड, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। बिल्कुल, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जो आजकल चल रही है ना, पीआईई को प्राइवेटाइज कर दें, इसको प्राइवेटाइज कर दें, हर चीज को प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं? ताकि वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अप्रोच में चलती रहें। एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, या उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, या उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, कतर को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो वो यही रीजन है, ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से वो रिफॉर्म हो सके, वो बेहतर हो सके। इट इज अ सोल्यूशन, बिल्कुल। अभी मैंने जो आप लोगों को इंडिया की एग्जाम्पल दी उसमें भी उन्होंने यही किया था ना। अब इसके अंदर देखिए, पब्लिक पॉलिसी और अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट, आई हैव आस्क्ड यू टू रिलेट ऑल दोस थिंग्स है। यहाँ पे हमने अर्बन रीजनरेशन से लिंक करना है, अर्बन रीडेवलपमेंट से लिंक करना है, इसको हमने और डिफरेंट फैक्टर से भी रिलेट करना है जो कि मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जो हमने मैनेजिंग अर्बनाइजेशन के अंदर भी जो चीजें पढ़ी थी ना, वो यहाँ पे लिंक करेंगे आप लोगों के साथ। Public private partnership is beneficial for country? Yes, it is.
अब पब्लिक पॉलिसी के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल है, ठीक है, जो हम स्टार्ट से बात कर रहे हैं उसमें आप एक हायरार्की, एक फ्लो की डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यू आर टेकिंग इट बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, वो आप देख लीजिएगा और आपने उस तरह से पब्लिक पॉलिसी को एड्रेस करना है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमिक्स, पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस, अर्बन डिजाइन, हमने ये सारी चीजें जब चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे और हमने लिंक किया था, इवन मैंने आप लोगों को कहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए लिंक इट विद दीज 3 एस्पेक्ट्स, इवन यू कैन क्रिएट दिस डायग्राम इन योर पेपर, इसी तरह का फ्लो चार्ट जो कि एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी को लिंक करेगा। यहाँ पे भी ये सारी चीजें वही वाली हैं। अगर आप देखें तो अर्बन डिजाइन विल बी विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी एंड इकोनॉमी एज वेल, ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक, ये पॉलिसी एनालिसिस और इकोनॉमिक्स हैं, ये अलग अलग आप इन तीनों से ही रिलेट कर रहे हैं। So one way or the other, these are related to these 3 things. There is another diagram for you all, जिसके अंदर आप लोगों के लिए एक और चीज है, और ये आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो you can analyze it well. These are the factors. ऑक्यूपेंचर होता है किसी भी चीज को ना सॉल्व करना, ये चाइनीज थेरेपी के तौर पे ऑक्यूपेंचर का वर्ड यूज करते हैं, जिसके अंदर कोई मसला है वहां पे उसको, उस मसले को, उसको ही हम एड्रेस करेंगे, तो ये ऑक्यूपेंचर प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब उसको क्या हम करेंगे, रिलेट करेंगे पार्टिसिपेशन से। पार्टिसिपेशन कौन सी? पार्टिसिपेशन विद द पब्लिक, पार्टिसिपेशन विद द गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी लिंकेज। देन कैपेसिटी डेवलपमेंट। अब कैपेसिटी डेवलपमेंट में क्या चीज आ जाएगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगी, ठीक है, हाँ जी, नीडल थेरेपी होती है ऑक्यूपेंचर, बिल्कुल। तो वो क्या होता है, नीडल एक जगह पे जो बिल्कुल पिन पॉइंट जिसको करने की जरूरत है उसको सॉल्व किया जाएगा। ये जो दरमियान में आप लोगों के पास पॉइंट्स है ना, दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी, जिसमें फिजिबिलिटी है, डायग्नोसिस है, फॉर्मुलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन है, ठीक है। ये सारे काम जो हैं ये अर्बन डिजाइन, मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर फिजिबिलिटी, डायग्नोसिस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अगर हम देखें ना तो टाउन प्लानिंग का सब्जेक्ट इज लोकेटेड इन ग्रुप 3, और ग्रुप 3 के अंदर वी हैव गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट उस ग्रुप में इसलिए लोकेटेड है क्योंकि जब हम उसके पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट्स देखते हैं ना, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट्स देखते हैं, वो भी ऑलमोस्ट इन्हीं पॉइंट्स के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। उसमें भी प्लानिंग है, उसमें भी ऑर्गेनाइजिंग है, उसमें भी मॉनिटरिंग है, उसमें भी यही वाली सारी चीजें हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू टाउन प्लानिंग एंड द अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट। ये क्लियर हुई है डायग्राम? ये सारी चीजें लिंक्ड है पब्लिक पॉलिसी से। और अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यू डोंट हैव टू फॉरगेट जो हमने मैनेजमेंट के रूल्स पढ़े थे, जो हमने मैनेजमेंट की सारी डिस्कशन की थी, बेस्ट मैनेजमेंट के तरीके, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अर्बन डिजाइन, हाँ जी, अब आप लोग बताएं अर्बन डिजाइन क्या होता है और अर्बन डिजाइन एंड प्लानर में क्या डिफरेंस है। ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो विद यू ऑल। आई थिंक मैंने शेयर नहीं की, अगर कर दी है तो बता दें। यूट्यूब का एक मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर करना था। हाँ जी, अर्बन प्लानिंग इज टू मेक अ प्लेस फंक्शनल, ओके। अर्बन डिजाइनिंग इज टू मेक एस्थेटिक, हाँ जी, एस्थेटिकली अपीलिंग विद रिस्पेक्ट टू द पीपल, द ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ठीक है, सारी चीजें, ओके, बिल्कुल सही है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन बेसिकली इज। मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करना था, आई विल चेक इफ आई हैव शेयर्ड दैट ऑलरेडी या नहीं। उसके अंदर भी अर्बन डिजाइन और अर्बन प्लानिंग के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो बेसिकली उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है उसको एक दफा फिर से देख लीजिएगा। अच्छा, अब एक और चीज जरा केयरफुली देखिएगा। आई विल बी शेयरिंग एन आर्टिकल विद यू ऑल। एक आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर करना है इससे रिलेटेड। अच्छा, आई हैव शेयर्ड दैट, बस सही है, उसको एक दफा देख लीजिएगा। गूगल क्लासरूम पे ना जाके आपने क्लासरूम वाले सेक्शन पे जाना है, क्लास वर्क वाले सेक्शन पे। तो उसके ऊपर आपके पास ना डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। उन फोल्डर्स को अलग अलग एक्सप्लोर करें। लेक्चर्स का फोल्डर अलग है, आपकी बुक्स का फोल्डर अलग है, रेफरेंस मटेरियल का फोल्डर अलग है, रेफरेंस वीडियोस का फोल्डर अलग है, हर तरह का फोल्डर अलग बना हुआ है। एक्सप्लेन इट अगेन। अर्बन डिजाइन एंड अर्बन प्लानिंग, सिर्फ यही बात समझ लें, अर्बन डिजाइन और अर्बन प्लानिंग में ना फर्क यही है कि ये तकरीबन आप 3D
बात कर रहे हैं, 3D प्लस 2D इसमें बात हो रही है, लेकिन अर्बन प्लानिंग में सिर्फ 2D बात हो रही है कि आप सिर्फ प्लानिंग को देख रहे हैं, लैंड यूज यहाँ होगा, जोनिंग ऐसे होगी, ये जो चीज है ना, ये अर्बन प्लानिंग की डोमेन में है। लेकिन प्लानिंग के साथ साथ जो आप 3D देख रहे होते हैं, आप स्ट्रीट्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग कैसे उसको परसीव करेंगे, सारी चीजें देख रहे हैं, वो अर्बन डिजाइन का पार्ट है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। एक और चीज है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, एक तो मैंने आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड एक आर्टिकल शेयर करना है पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड। आई थिंक आई हैव शेयर्ड दैट आर्टिकल विद यू ऑल एज वेल। मैं एक मिनट चेक कर लूं, मैंने क्लासरूम पे अभी आप लोगों के लिए चीजें अपलोड की थी। हाँ जी, वो आप लोगों के साथ 3 आर्टिकल शेयर किए हैं, उसके अंदर एक 2 डॉन के आर्टिकल्स हैं, उनको भी गो थ्रू करें, और एक वैसे जनरल आर्टिकल है, अगर वो अभी लिंक में नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ वैसे भी शेयर कर दूंगी। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट आर्टिकल, दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन एंड यू विल हैव अ ग्रेटर आइडिया ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। डॉन के हैं, हाँ जी, उसके अलावा एक और भी मैंने शेयर करना है, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू ऑल। अच्छा, अब देखें, the evolving concept of urban design and its intersection with public policy, you know these two things are interlinked with each other, is at the forefront of shaping modern cities. These two things are interlinked और ये shape कर रहे हैं modern cities को। We face rapid urbanization, we have discussed that aspect, और फिर climate change का भी हमें मसला face करने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और मल्टीपल बहुत ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। अब उससे रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड द फ्यूचर सिटीज, द फ्यूचर ऑफ द सिटीज जो है वो लिंक्ड है विद द अप्रोच ऑफ अर्बन डिजाइन एंड पब्लिक पॉलिसी। और एंड यू नो कि आपने इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड कौन से एस्पेक्ट्स लिखने हैं, मुझे बताएं पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें से बताना है। लिखे हुए भी हैं आप लोगों के सामने, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल इंक्लूसिविटी, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है वो कहाँ से आई थी, आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट से आई थी, अभी हम पढ़ेंगे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जब वो वाला चैप्टर आएगा। देन वी हैव टू क्रिएट रेजिलिएंट सिटीज, शेपिंग वाइब्रेंट सिटीज, ठीक है। इस तरह की सारी इंप्लीमेंटेशन जो हैं, अर्बन स्पेसेस जो हैं वो पोटेंशियल हो जिसके अंदर सस्टेनेबल, एफिशिएंट और लिवेबल एनवायरनमेंट हो फॉर द पीपल। तो ये सारी चीजें अर्बन डिजाइन और उसके बाद उसकी पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन में आती है। इसके अंदर आप रूदा की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो हमने पढ़ी थी, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्लियर है यहाँ पे, बातें क्लियर हैं ये वाली? जी, रूदा को कैसे लिंक करेंगे, आइडिया है ये मुझे बताएं, जिनको नहीं आइडिया हो रहा वो भी बताएं। रेजिलिएंट सिटी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर्स, बिल्कुल सही। अभी आगे जाके जीआईएस पढ़ेंगे उसमें भी आप इसको लिंक कीजिएगा। एनीवन एल्स? ट्रैफिक इश्यूज ओके, रेजिलिएंट सिटीज ही बनेंगे उससे भी, बिल्कुल इको फ्रेंडली सिटी, ठीक है। इवन आप जीरो कार्बन फुटप्रिंट भी लिख सकते हैं, इसमें आप रिलेशनशिप दे सकते हैं, सिंगापुर की केस स्टडी दे सकते हैं, डेनमार्क की दे सकते हैं, गार्डन बेल्ट अराउंड, ठीक है, ओके। लार्ज नंबर ऑफ
केटरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या मतलब, कैसे सस्टेनेबल तरीके से हम कैसे रखेंगे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को? वर्टिकल हाउसिंग ओके हो सकती है, ठीक है। वर्टिकल जोनिंग हो सकती है। जी, ग्रीन स्पेसेस, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन का मुझे बताइएगा, आई होप कि आपका परसेप्शन ठीक है। प्रिवेंटिंग अर्बन स्प्रॉल, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पब्लिक पॉलिसी में आ सकता है, बिल्कुल। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू पीपल आर ऑन द राइट ट्रैक, समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। यस, पेडेस्ट्रियनिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, अब एज अ होल टिल नाउ, kindly let me know your confusions. Basic need within community so they may be accessible through walk in which this way sprawl will be prevented as well as traffic. Yes, compact planning. इसको आप ना heading के तौर पे you can use compact planning. Public policy is basically linked to the previous ones we have studied. इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार linkages create करके बता रही थी. I will be sharing an article with you all regarding this. To facilitate that are available in center. Accessibility to facilities that are available in center. Yes, okay. देखिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का लिंकेज होता है ना, परसेप्शन ऑफ द पीपल विल बी लिंक टू द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस इन दैट एरिया, ठीक है। बलूचिस्तान का जो डायनामिक्स है दोज विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द डायनामिक्स इन पंजाब आर, तो ये पॉलिटिकल साइंस के डोमेन है। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से कहूं कि उसकी इकोनॉमिक्स डिफरेंट है, किसी जगह पे अगर आप विलेज के एरिया में चले जाएं तो हो सकता है वो अभी भी बार्टर सिस्टम से कर रहे हो निगोसिएशंस, लेकिन जो आपके मेगा सिटीज हैं वहां पे ऐसे नहीं हो रहा होगा। दिस इज द पॉलिटिकल साइंस perspective where the political organizations of each and every city will be different or each and every area will be different. पॉलिटिकल साइंस की डोमेन से नहीं आएगा, उसमें उन्होंने सिर्फ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये नहीं लिखा होगा कि पॉलिटिकल साइंस को रिलेट करें। उन्होंने अगर कहा हुआ भी है तो वो सिर्फ कहा हुआ है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है। What organizations and institutions to mention for public policy? पब्लिक पॉलिसी में आई हैव मेंशन दैट ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने PIDE, एक ये है, मैं आप लोगों को सबको चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। एक है अर्बन यूनिट, ठीक है, एक है अर्बन रिसोर्स सेंटर, इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी में हमारे पास, पब्लिक पॉलिसी में तो यही चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्बन प्लानिंग। इवन यूनिवर्सिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी पब्लिक पॉलिसी में इंप्लीमेंट करते हैं। Ma'am, your video with respect to political science was very helpful and I found it very convenient to make preparation step by step. Thank you. I'm glad that it helped you. मैंने उस तरह से बताया कि जिनका बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं है सब्जेक्ट का, जिनको बिल्कुल नहीं पता, एटलीस्ट वो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज कर सके। आई प्रिपेयर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑन माई ओन एंड आई नो कि आप क्या हर्डल्स फेस कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड। जी, मैंने स्क्रीन शेयर बंद की हुई है, मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों के लिए शेयर किए। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पब्लिक पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड। मैं इन्हीं के आर्टिकल्स आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ।
मैंने आप लोगों के साथ अर्बन यूनिट की जो वेबसाइट है, डिड आई शेयर दैट विद यू? मैंने आप लोगों को दिखाई थी स्क्रीन शेयर करके। मैम आई नीड टू आस्क एन एक्सेप्शनल क्वेश्चन अदर देन टाउन प्लानिंग, आप कह रहे हैं पूछ लें, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। syllabus says solving environmental and social problems using political science. देखिए, political scientists play an important role in terms of the public policy. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर हम फर्दर डोमेन्स में जाएं ना, तो पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसकी एप्लीकेशन तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर उसकी डायमेंशन आती है रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली लिंक टू पब्लिक पॉलिसी। अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं। एवैल्यूएशन के लिए आपको सेशन स्टार्ट होगा। एवैल्यूएशंस आर इन प्रोसेस, अभी हो रही हैं। मैम व्हाट would you recommend with respect to attempt mock online or physical, as online saves time but physical makes you prepare with respect to the examination hall? You are right, आपका perception is fine कि ये तो है कि आपका टाइम सेव होगा, you don't have to rush to the academies, और आपका वो जो जाने आने का टाइम है वो भी सेव हो रहा है, and you are preparing at home. मैंने घर में मॉक्स अटेम्प्ट किए थे, मैं अपने आप को एग्जाम हॉल वाला एनवायरनमेंट देती थी घर के अंदर। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या फीजिबल लगता है। मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मैंने सारे मॉक्स घर में अटेम्प्ट किए थे, और मैं खुद से पेपर बनाती थी, निकालती थी और उसको सॉल्व करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम एनीवन। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन? Which important building and development control legal instruments are being used by local government authorities in Pakistan to guide the future development of their respective jurisdiction area? Building and development control legal instruments are being used. देखिए, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास एक तो डिफरेंट, जैसे टीपा है, ठीक है, एक तो ये है हमारे पास, दिस इज अ लोकल गवर्नमेंट वन। एनडीएमए है, एनडीएमए तो नहीं, पीडीएमए कह सकते हैं, पीडीएमए ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती हैं। फिर हमारे पास है इसी तरह की अर्बन यूनिट है, और डिफरेंट हमारे पास जो अलग अलग एरियाज की जो हैं, ठीक है, अलग अलग हर एरिया की जो होती है ना फ्यूचर डेवलपमेंट। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है? बाय द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन पाकिस्तान टू गाइड द फ्यूचर डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, बिल्डिंग कंट्रोल। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिल्डिंग कंट्रोल, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। TIPA stands for Traffic Engineering and Transportation Planning Agency. मैम आपकी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी, थैंक यू। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, आई हैड टू गाइड यू ऑल। आई एम ग्लैड कि आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है उससे, और आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है, तो आई विल बी क्रिएटिंग फर्दर वीडियोस आल्सो। पॉजिटिव फीडबैक आता है, देन देयर इज अ मोटिवेशन। कौन सी बुक आपको चाहिए? टाउन प्लानिंग की आप लोगों के साथ शेयर्ड है। टीपा पता चल गया क्या होता है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी है टीपा, ठीक है। ये सारी जो हैं ये लोकली इम्प्लीमेंटेशंस कर रही होती हैं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का आप पूछ रहे हैं?